हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिंगलिंग ज्ञान। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सिंपल पास्ट टेंस की। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट अस स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया है कि जब भी हम टेंस को स्टडी करते हैं तो हमें उसमें कुछ बातों का इम्पोर्टेंट ख्याल रखना होता है, जैसे कि इसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब का क्या पोजीशन है। अगर आपको ये सब नहीं मालूम है तो आप इससे पहले वाले लेक्चर्स प्लीज जाकर के देख लीजिए। मैंने अपने चैनल पे इसका प्लेलिस्ट बनाया है, जहां पर आप टेंस प्लेलिस्ट में ये सारे वीडियोस को देख सकते हो। और स्टेप वाइज अगर आप पढ़ोगे आपको कभी भी टेंस में परेशानी नहीं होगी। इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। सो अब यहाँ पे रूल देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं पास्ट टेंस की, तो पास्ट का अर्थ होता है ऐसा समय जो चला गया है और जो अब कभी वापस नहीं आने वाला। तो जब हम किसी गुजरे वक्त की बात करते हैं तो उस सब को हम पास्ट टेंस में स्टडी करते हैं। अगर आप कोई गुजरे वक्त की बात को बता रहे हैं किसी अपने फ्रेंड को या फिर किसी भी दूसरे व्यक्ति को, तो ऐसे में आप सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करोगे। वो काम जो आप कर चुके हैं उनको सिंपल पास्ट टेंस में लिखा जाता है। और इसमें आप ऐसे वर्क की बात करोगे जो काम कंप्लीट हो चुका है। तो आप पास्ट की बात कर रहे हो और पास्ट में कोई काम हुआ जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं और वो काम पास्ट में ही कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे काम के बारे में जब आप बात करते हो, उसको एक्सप्रेस करना हो अगर आपको इंग्लिश में, तो उसके लिए आपको सिंपल पास्ट टेंस का ज्ञान होना चाहिए। कई बुक्स में या फिर कई ग्रामर में इस सेम टेंस का नाम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी लिखा गया है। तो आप इसे लिख सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस की क्या पहचान होगी? आप कैसे पता कर सकते हैं कि जो दिया गया वाक्य है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है? इसका एक सिंपल सा रूल है। सबसे पहले अगर आपको ये जानना होगा कि क्या ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, तो उसी के बाद ही तो आप उसे इसके रूल के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट कर पाओगे। तो आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि कौन सा वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। मैं यहाँ पर आपको ये बताने वाली हूँ कि आप कैसे पहचान सकते हो कि कोई सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो इसके लिए सिंपली आपने देखना है वाक्य का एंड। आप अपना वाक्य पढ़ो और वाक्य का जो अंत है उसको देखो। वाक्य के अंत में यदि आप देखते हो कि जो वर्ड है वो एंड कर रहे हैं ता था से, ता था, ते थे, या फिर ती थी से, या फिर आ, ए और ई से, अगर आप ऐसा कुछ देख रहे हो तो वो वाक्य आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। तो इसको जरा एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि राम दिल्ली गया। ध्यान से देखेंगे तो आ की इसमें आप मात्रा देख रहे हो, आ से एंड हो रहा है ये। तो आ से एंड हो रहा है, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। मुझे पिताजी का पत्र मिला। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, अगर आप देखते हो कि आपका जो वाक्य है कुछ ऐसा है, तो यहां पर भी आ से एंड हो रहा है। तो अगर आ से एंड हो रहा है ए से या ई से, या फिर ता था, ते थे, ती थी, है ना, इस तरह से आप देख रहे हो कि आपके वाक्य का एंड हो रहा है, जिसको पढ़ के आपको ये पता चलता है कि ये जो वाक्य है ये किसी ऐसे काम की बात कर रहा है जो ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है। तब आप ये समझ लो कि ये जो वाक्य है वो सिंपल पास्ट टेंस का है या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। अब इन वाक्यों को आप इंग्लिश में कैसे अनुवाद करोगे, ट्रांसलेट करोगे, उसका रूल हम समझ लेते हैं। सो रूल के हिसाब से सबसे पहले हम बात करेंगे असर्टिव सेंटेंस की। असर्टिव या फिर जो आपका सिंपल सेंटेंस होता है,
जिसको नहीं मालूम कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है तो उसको मैं ये ज़रूर बता देना चाहूँगी। असर्टिव सेंटेंस का अर्थ है साधारण वाक्य, यानी कि ऐसा वाक्य जिसमें ना ही आपको कोई नेगेटिव बात करती हुई मिलेगी, यानी कि आप इसमें कभी भी नॉट वर्ड नहीं देखोगे, नहीं वर्ड का प्रयोग नहीं देखोगे, किसी बात को लेकर के मनाही नहीं की गई होगी। और इसके अलावा आप देखोगे कि ये ऐसा वाक्य होता है जिसमें कोई भी प्रश्न नहीं किया गया होता है। ये बिल्कुल साधारण वाक्य होता है। ना ही किसी के लिए इच्छा व्यक्त की गई है, ना ही किसी के लिए प्रेयर्स, ना ही किसी के लिए दुआ मांगी गई है, ना ही यहाँ पे ऐसे वाक्य में कोई एक्साइटमेंट की बात की गई है, यानी कि कोई बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है, उसको पिकनिक जाना है। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो अलग होते हैं। ये साधारण वाक्य है जो एकदम सिंपल सेंटेंस रहेगा, जो नेगेटिव भी नहीं होगा, क्वेश्चन वाला भी नहीं होगा और एक्साइटमेंट वाला यानी कि एक्सक्लेमेटरी भी नहीं होगा। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो असर्टिव सेंटेंस होते हैं। असर्टिव सेंटेंस के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद में आप इसमें वर्ब लिखोगे। अब यहाँ पे कौन सा वर्ब लिखा जाएगा, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। यहाँ पे आप मेन वर्ब लिखोगे फ्रेंड्स, मेन वर्ब। अब जिसको ये नहीं मालूम कि मेन वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, आपके लिए मैं कहूंगी कि प्लीज आप पिछले लेक्चर्स को जरूर देख लीजिए, क्योंकि अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा। यहाँ पे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, सेकंड फॉर्म। उसके बाद में हो सकता है कि ऑब्जेक्ट यहां पर हो सकता है कि ना भी हो, और अगर कोई एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं तो वो इनके बीच में लिख दिए जाते हैं कई बार। उसके भी रूल्स होते हैं, कौन से एक्स्ट्रा वर्ड्स हम कहाँ लिखेंगे, तो इसके रूल्स होते हैं जो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट को इस सीक्वेंस में लिखेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। नाउ लेट अस डिस्कस सम एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे या तो आप नाउन को देख पाओगे या तो यहाँ पे आप प्रनाउन को देख पाओगे। जिसको नहीं पता कि कौन से नाउन कौन से प्रनाउन होंगे तो वो प्लीज पिछले लेक्चर्स देख लें। ऑब्जेक्ट में भी आप ज्यादातर देख पाते हो कि यहाँ पे नाउन्स का ज्यादा आप देख पाते हो कि नाउन्स यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि रूल के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया जाएगा, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि कौन से सब्जेक्ट के साथ में हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। तो इसमें ऐसा कोई भी रूल नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी सब्जेक्ट्स के साथ में आप सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का ही यूज करते हो। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस की तरह रूल नहीं है, जहाँ पे आपको ध्यान से देखना पड़ता था कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो हम इस तरह का वर्ब यूज करेंगे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो हम इस तरह का वर्ब यूज करेंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ रूल नहीं है, सो ये काफी ज्यादा इजी टेंस है। चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्या लिखा है, राम कल मंदिर गया। तो राम यहाँ पर क्या है, करता है, जो काम कर रहा है। कौन मंदिर गया, राम गया। तो काम क्या किया जा रहा है, जाने का काम किया जा रहा है, यानी कि गया, वो जा चुका मंदिर। कहाँ गया, वो मंदिर गया, और यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्ड है कल। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो आपको पता है कि रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमको यहां पर लिखना होगा सब्जेक्ट, यानी कि राम। तो राम, रूल के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस फॉर्मेशन के वक्त सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखा जाता है। तो वर्ब यहां पर है गया, और गया को इंग्लिश में कहा जाता है गो। लेकिन गो तो फर्स्ट फॉर्म है, गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट। तो वेंट, यहां पे वेंट आएगा, यानी कि राम वेंट। कहां गया, अब ऑब्जेक्ट आ गया है तो कहां गया, तो वो गया मंदिर, यानी कि राम वेंट टू टेम्पल। कब गया, पिछले कल गया। ऑब्वियसली पास्ट की बात कर रहे हैं, अगले कल जाएगा तो हम ऐसा बोल नहीं सकते कि वो चला गया, है ना। तो इसलिए राम वेंट टू टेम्पल यस्टरडे, यहां पे यस्टरडे आएगा।
तो यहाँ पे इसका हमने अनुवाद कर लिया है, आप ध्यान से देख सकते हो। सबसे पहले मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा है, उसके बाद में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज किया है, उसके बाद हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा है। तो राम मंदिर गया। अब कई लोग पूछेंगे कि इसमें टू क्या है, तो टू मैं आपको बता देती हूँ कि टू यहाँ पे एक प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन पे मैं आपके लिए जल्दी से लेक्चर लेकर के आने वाली हूँ। अगर आप बाकायदा हर रोज लेक्चर्स देखते हो तो आपके लिए इजी हो जाएगा सब कुछ। तो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, मुझे पिताजी का पत्र मिला। तो यहाँ पर क्या काम हो रहा है? पत्र मिलने का काम हो रहा है। तो किसको पत्र मिला है? मुझे मिला है। ठीक है, किसका पत्र मिला है उनको? पिताजी का। यानी कि ये जो पिताजी का पत्र है ये अपने आप में एक पूरा ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट के टाइप्स हम बहुत जल्द डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है? लेटर मिलने का काम हो रहा है। तो ये यहाँ पर वर्ब है। मिलने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे गेट, गेट वर्ब, और गेट वर्ब का यूज किया जाएगा यहाँ पर मिलने के लिए, और उसकी ही सेकंड फॉर्म का यूज किया जाएगा। तो मुझे पिताजी का पत्र मिला, मुझे के लिए हम लिखेंगे आई। आई, आई यहाँ पर मेरा हो गया सब्जेक्ट। किसको पत्र मिला है? मुझे मिला है, तो आई। अब मिला के लिए मैंने कहा कि गेट वर्ब का यूज करना है, लेकिन गेट तो फर्स्ट फॉर्म है, तो इसलिए इसका सेकंड फॉर्म क्या है? गॉट। आपको थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब को याद करना होगा फ्रेंड्स, अदरवाइज आप टेंस को नहीं समझ पाओगे। आई गॉट माई फादर्स। तो यहाँ पे फादर के साथ में अपोस्ट्रॉफी एस लगा देंगे, जिसका अर्थ है पिताजी का। तो आई गॉट माई फादर्स लेटर, इतना ही है, मुझे अपने पिताजी का पत्र मिला। आई गॉट माई फादर्स लेटर। नेक्स्ट है, बच्चे प्रातःकाल खेले। तो ये काम हो चुका है। मैंने कहा था आ ए ई पे एंड करेगा, तो यहाँ पर ए पे एंड कर रहा है, ए की मात्रा लगी है, यानी कि स्वर यहाँ पर है, तो ए का स्वर यहाँ पे अपने आप को शो कर रहा है। कौन प्रातःकाल खेले? बच्चे खेले। तो बच्चे यहाँ पे हो गए सब्जेक्ट। क्या काम किया इन्होंने? खेलने का काम किया। तो खेले, कब खेले? प्रातःकाल खेले। तो आप ध्यान से यहाँ पे इसको ट्रांसलेट कर सकते हो कि बच्चे, बच्चे अब बहुत सारे बच्चे हैं, बच्चा तो नहीं है। तो जब हम प्लूरल बच्चे के लिए यूज करते हैं तो उसके लिए आएगा चिल्ड्रन। चिल्ड्रन, काम क्या हुआ है? खेले, खेलने का काम हुआ है, तो खेलने के लिए हम यूज करते हैं प्ले। लेकिन प्ले का यहाँ पे कौन सा फॉर्म यूज होगा? सेकंड फॉर्म, और प्ले तो फर्स्ट फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म है प्लेड। चिल्ड्रन प्लेड इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में खेले हैं। चिल्ड्रन प्लेड इन द मॉर्निंग। फ्रेंड्स, एक बात का जरूर ख्याल रखें कि जरूरी नहीं होता कि वर्ब के बाद में जो भी लिखा जा रहा है वो सारा ऑब्जेक्ट ही होगा, ऐसा नहीं होता है। ऑब्जेक्ट को पहचानने के कुछ रूल्स होते हैं जो हम बहुत जल्द करेंगे। नेक्स्ट है, उनकी टीम ने मैच जीता। तो किसकी बात की जा रही है? उनकी बात की जा रही है। उनकी टीम ने मैच जीता, यानी कि उनकी टीम जो है अपने आप में क्या है? सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट हो गया। उनकी टीम, क्या काम किया उनकी टीम ने? जीता। ठीक है ना, जीता उन्होंने। क्या जीता? मैच जीता। तो मैच यहां पे क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो उनकी टीम ने मैच जीता, उनकी के लिए हम यूज करते हैं वर्ड देयर। देयर टीम, उनकी टीम। जीता के लिए हमारे पास वर्ब होता है विन, लेकिन विन फर्स्ट फॉर्म है, विन का सेकंड फॉर्म क्या है? वॉन। देयर टीम वॉन द मैच। ये जो लास्ट वाला एग्जाम्पल है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे बताओगे कि क्या होगा। माली ने पौधों को पानी दिया। तो यहां पर सब्जेक्ट कौन है? यहां पे सब्जेक्ट है माली, क्योंकि माली काम कर रहा है। माली कौन सा काम कर रहा है? पानी देने का काम कर रहा है। तो पानी दिया, ये अपने आप में वर्ब है। वर्ब यहाँ पे पानी देने के लिए हम यूज करते हैं वाटर। अब ये तो मैंने फर्स्ट फॉर्म बताई यहाँ पे।
पीने वाले पानी को भी इंग्लिश में वाटर कहा जाता है, और जब आप प्लांट्स को पानी देते हो तो उसको भी वाटर कहते हैं, लेकिन उसके आगे हम लिखते हैं वाटर द प्लांट्स। ठीक है, तो अब यहां पर आपको इसको सेकंड फॉर्म में चेंज करना है। तो माली ने पौधों को पानी दिया, तो ऑब्वियसली पौधों को पानी देने के लिए हम वाटर द प्लांट्स का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ ट्विस्ट होगा। वो ट्विस्ट क्या होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपका आंसर क्या है, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इसको जरूर एक्सप्लेन करूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय। बट प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चिंगलिंग ज्ञान।